दोस्तों आज मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करते हैं 11-12 से ही पीसीएम से। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप छठी क्लास से ही अगर हो सके या 9वीं क्लास मैक्सिमम 11-12 तक तो आपको हर हाल में क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, लाइफ में आपका गोल क्या है। आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हो, आप कोई स्टार्टअप्स करना चाहते हो, आप मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो। देखो जितना अर्ली अगर आपको क्लियर रहेगा कि हमें करना क्या है, जितना अर्ली आप फाइंड आउट कर लोगे कि हमें करना क्या है, उतना अच्छा रहता है आगे का लाइफ और आप उतने अच्छे से फोकस कर पाते हो अपने काम पे। तो जैसे विराट कोहली क्लास 6 में ही कर गए है ना। मैं अपना बताऊँ तो मुझे 6-7 में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था इंजीनियर बनने का। तो मैंने मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और पढ़ाता भी हूँ। तो मैं अभी आज के दिन आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में अगर ख़ास करके आज हम इंजीनियरिंग की ज़्यादा बात करेंगे, पर ये नीट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, तो आप ध्यान से सुनें। अगर आपको IIT JEE मेंस या एडवांस है ना और नीट के लिए ठीक है प्रिपरेशन करनी है, तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के बाद जो IAS का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज UPSC सिविल सर्विसेज IAS PCS का एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम के बाद सबसे टफ एग्ज़ाम जो माना जाता है वो IIT JEE और नीट का एग्ज़ाम माना जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको हल्के में ना लें। आप इसके प्रिपरेशन के लिए ये बात ध्यान से सुनें कि इन एग्ज़ाम्स के क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कड़ी मेहनत, लगन, समर्पण, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, आप में वो एनालिटिकल करने की, एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए, लॉजिकल सोच होनी चाहिए आपकी। नहीं है अगर, तो आप जो है लॉजिकल बातें करिए, किसी टॉपिक को लेकर के उस पर चर्चा करिए, उस पर तर्क वितर्क करिए कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, यही आंसर करेक्ट होगा। MCQ के जो क्वेश्चन आते हैं तो यही आंसर क्यों करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा। अगर आप देखिए ऐसा करते हैं कि यही ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, तो इससे ये होता है कि आप जो है निगेटिव मार्किंग जो होती है ना, उस नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं। जो 1/3 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, उससे आप बच जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आप में एक पागलपन होना चाहिए। पागलपन का मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम पागल ही हो जाओ, सो नहीं, खाओ नहीं, पियो नहीं, बट मेरा ये कहना है कि 6 घंटा सोने के बाद आलसी के जैसे सोना नहीं है। आलसी के जैसे अगर आप सोओगे, सोचोगे कि हम खूब सोएं, खूब खाएं पिएं, खूब आराम की ज़िंदगी जिएं, तो आप जीवन में मेडिकल लाइन में यानी अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे सिविल सर्वेंट या फिर PCS में या फिर किसी भी सर्विस में, किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर भी बनना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, सिंगिंग करना चाहते हो, फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो जीवन में अगर आप ऊंचाई पे जाना चाहते हो तो बहुत आराम करने वाले लोग नहीं जा पाते हैं। बहुत आराम करने है तो बहुत आराम तो आपको ATM में मिल जाएगा। ATM में जा कर के आप बैठिए, आराम से ऐसे चलता रहता है और आराम से वही 10,000 रुपये मिलते हैं, आप घर लेकर के आइए। उतने में अगर आपका चल जाता है तो बात ही अलग है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आपको डेली कम से कम 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। कम से कम 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हुए हैं और हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी अपने टाइम पे पढ़े हुए हैं, तो हमने भी ऐसा देखा है कि इतना पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इतना पढ़ते हो 8 से 10 घंटे, 10 घंटे पढ़ोगे तब जा कर के 8 घंटे पढ़ाई होती है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि बीच बीच में आप उठते हैं पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, थोड़ा बहुत किसी से बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मन नहीं लगता पढ़ाई में तो रिलैक्स हो लेते हैं, है ना। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। डेली का एक आप टारगेट बनाइए कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, और रात को ही आप अपना दिमाग में बनाइए कि सुबह सो कर के उठूँगा तो सुबह मॉर्निंग से लेकर के अर्ली मॉर्निंग में आप ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए कि मॉर्निंग में मेरा मतलब 5-6 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद नहा धो के खा पी करके मुझे नून में, आफ्टरनून में कितना पढ़ना है। फिर थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए, 1 घंटे अगर आपको रिलैक्स होना है। फिर शाम को थोड़ा बहुत जाइए आप पार्क वार्क में टहल लीजिए, और टहलने के बाद फिर रात के टाइम क्या पढ़ना है, जो दिन भर पढ़े रहिए उसे थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए। थोड़ा रिवाइज़ करने के बाद फिर कुछ नया पढ़िए। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप हर एक चैप्टर में क्या करते हैं वो लोग, कि चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हर एक चैप्टर में वो कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं
जो क्वेश्चंस मान लीजिए 4-6 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे, पर वो 4-6 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर का निचोड़ होते हैं। उसके लिए पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से एक-एक टॉपिक को देखना होगा कि यार ये कहाँ पे हमने पढ़ा है, कहाँ पे किया है। मे बी कई बार आपको पीछे के चैप्टर में भी जाके देखना पड़े, या थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़े, थोड़ा बियॉन्ड द लिमिट्स जा कर के सोचना पड़े। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। क्वेश्चंस कई बार इजी होते हैं फिर भी हमसे सॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम क्वेश्चन को एग्जैक्टली पकड़ नहीं पाते। तो उसके पीछे ये है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला तो यही है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के बाद आप उसको 1 बाय 1 सॉल्व करें। जैसे फ़िज़िक्स का मैं टीचर हूँ तो फ़िज़िक्स के लिए मैं बता सकता हूँ कि फ़िज़िक्स का आप जैसे एक लेवल पे सॉल्व किया, पहले दे दिया क्वेश्चन देने के बाद आप लिख लीजिए कि व्हाट इज़ गिवन, गिवन क्या है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा चैप्टर है, उससे कोई क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जब दिया गया होगा तो पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से है। तो उन्होंने बताया कि N1 है, N3 है, ये 2 सेल्स हैं, यहाँ से स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं और उनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसका रेशियो जो है टाइम पीरियड यानी T1 और T2 जो भी ले रहे हो आप, तो उसका टाइम पीरियड का रेशियो जो है 8 है। तो आप जो है ये बताइए कि ओवरऑल ये किस पे अप्लाई होगा। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि N1 = 1, N2 = 2, N1 = 3, N2 = 6, N1 = 4, N2 = 8। तो ऐसे करके कई बार होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ MSQ भी होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो आप HC वर्मा के फिजिक्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और प्रीवियस पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितना ज़्यादा रहेगी, आप उतने अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पहले तो आपने जान लिया कि कड़ी मेहनत, लगन, समर्पण, आप में वो जुनून होना चाहिए। तेज़ी से सीखने का जुनून होता है ना, कि नहीं हमें सीखना है, हमें करना है, हमें बनना है, मैं आगे जाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ तो करूंगा, है ना। वो होना बहुत ज़रूरी है। वो होगा तभी आप जाएंगे। और लाइफ में आपका गोल जितना क्लियर होगा, आप जितना गोल क्लियर रखोगे, आप उतना अच्छे से आपका लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहेगा, है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि पॉइंट नंबर 1, जो स्कूल का आपका बुक है, मान लीजिए स्टेट बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड की बुक, स्टेट बोर्ड से नहीं है, आप CBSE से हैं तो आपकी NCERT की बुक या कोई भी साइड बुक जो आप ले रहे हो वो बुक। प्लस में क्या करिए, एक स्टैंडर्ड बुक आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स पढ़िए फिज़िक्स के लिए, ठीक है। फिज़िक्स के लिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स पढ़िए और आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना सबसे बड़ी बाधा होती है, सबसे बड़ा इशू होता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे कि अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो आप उस क्वेश्चन के धीरे धीरे सॉल्व करके एंड तक पहुँच जाओगे, है ना। उस क्वेश्चन के एंड तक पहुँच जाओगे और सॉल्व कर लोगे। बट इशू तब आता है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो हम ईजी और एवरेज क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाते। ईजी क्वेश्चंस थ्योरी से ही सॉल्व हो जाते हैं, एवरेज क्वेश्चंस थोड़ा सा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप सॉल्व करने पे लग जाते हैं। पर जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें क्या होता है 3-4 कॉन्सेप्ट्स मिला करके सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए हमें कई बार 3-4 बार रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे वो भी सॉल्व होने लगेगा। जैसे एक बार आपने रिवाइज किया, आपसे ईजी और एवरेज क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हुआ, एवरेज में भी कुछ क्वेश्चन हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, मैंने मान लिया कि आप खुद ही जो है कर रहे हो खुद से कुछ। दूसरी बार किया तो एवरेज क्वेश्चंस भी होने लगे। हाँ, जो हार्ड क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस भी आप करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा ट्रिक है, बहुत सही ट्रिक है कि उन क्वेश्चंस को आप एक बार करिए, एक बार अच्छे से करने के बाद एक बार में नहीं हुआ दूसरे पेज पे करिए कट करके, फिर नहीं हुआ फिर तीसरे पेज पे करिए, 1 बार 2 बार 3 बार खुद के दिमाग से सोचिए अलग अलग तरीके से। नहीं होता है फिर उसी क्वेश्चंस को आप 2 दिन बाद करिए, ठीक है। देखिए 2 दिन बाद आप जब उससे करेंगे, 1 दिन 2 दिन बाद करेंगे तो एक अलग दिमाग से सोच करके करेंगे। और जब आपको खुद से सोचने की, समझने की जब ये चीज़ आदत आ जाएगी ना कि मैं खुद से सोचूंगा, भाई मैं खुद से करूंगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये माइंड है ना, इसके सोचने की, समझने की कैपेसिटी बढ़ेगी। पर आप हर बार क्या करेंगे, आज के टाइम पे गूगल है तो लोग क्या करते हैं, सलूशन खोज लेते हैं तुरंत। अगर आप तुरंत सलूशन खोज लेंगे
तो ये रेडीमेड ज़माना, ये रेडीमेड चीज़ें ये आपको सक्सेस नहीं दिलाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको रेडीमेड सोल्यूशन तो मिलेंगे नहीं। जो आपका दिमाग जितना चलता है भाई उतना ही चला पाएंगे आप वहाँ पे, है ना। मे भी उससे थोड़ा कम ही चले, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम का प्रेशर रहता है और थोड़ा सा ये रहता है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं। आप कंप्यूटर पे अगर नए हो, कंप्यूटर वगैरह नहीं है आपके घर पे, तो उसका भी थोड़ा बहुत इशू होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बट ये है कि आप खुद से क्वेश्चंस करना, खुद से अपना दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना सीखिए कि टफ क्वेश्चंस हैं तो एक बार सॉल्व करिए, 2 बार सॉल्व करिए, 3 बार सॉल्व करिए, नहीं होने पे उसे 2 दिन बाद आजमाइए, ठीक है। फिर भी नहीं हो तो आप किसी टीचर से, किसी दोस्त से पूछ लीजिए, तब आप जो है ऑनलाइन कहीं से देखिए, तब जा कर के सही रहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट नंबर 1 कि आप स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़िए। स्टेट बोर्ड की बुक, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सेंट्रल बोर्ड के अगर आप हैं, सीबीएसई के हैं, तो एनसीईआरटी या फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक है वो पढ़िए। प्लस आप एचसी वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़िए, आईआईटी जेईई के लिए मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे। और आरडी शर्मा की मैथमेटिक्स, आप तो एक तो अपना खुद का जो बोर्ड की, आपकी स्टेट बोर्ड का हो तो स्टेट बोर्ड की बुक मैथ्स की, अगर सेंट्रल बोर्ड के हो तो एनसीईआरटी की जो आपकी मैथ की बुक है वो पढ़िए, ठीक है। वो बुक पढ़ने के साथ साथ आप जो अभी मैंने आरडी शर्मा का आपको मैथमेटिक्स बताया, आरडी शर्मा का मैथमेटिक्स ले लीजिए, उससे सॉल्व करिए, ठीक है। और सॉल्व करने के साथ साथ आप एक टाइम बना लीजिए कि देखिए हमारे पास इतने चैप्टर हैं तो इसे इतने दिन में हमें कंप्लीट करना है। ध्यान रखिए एग्ज़ाम देने से पहले 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए पूरे सिलेबस का, ठीक है। जैसे अभी आप 11th में हैं तो 11th 12th, तो 11th से ही आप प्लानिंग कर लीजिए कि 11th से करना है, तो 11th का सिलेबस आप 11th के जो क्लास के टीचर हैं उनके हिसाब से मत लेके चलिए, उनसे पहले आप पढ़ लीजिए सब, और पढ़ने के साथ साथ सॉल्व भी करिए। फिर गर्मी की छुट्टियों में 11th का पूरा रिवाइज करके 12th पे भी लपट जाइए और 12th का भी उनसे पहले पूरा कर लीजिए, और फिर रिवाइज करके साथ साथ रेफरेंस बुक के साथ प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस को ना भूलिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस काफ़ी है, पीछे के 20 सालों का पेपर लेकर के, अगर नहीं हो पाए तो 10 साल, लेकिन मैं कहूँगा 20 साल के पेपर्स को लेकर के रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि रोक नहीं सकता। और केमिस्ट्री में मैं कहूँगा केमिस्ट्री की बुक के लिए, तो केमिस्ट्री की बुक के लिए एनसीईआरटी तो वैसे एनफ होती है जितना पहले के टाइम पे होता था, पर अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत अगर बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहो तो आप एनसीईआरटी की मैं कहूँगा कि स्टेट बोर्ड वाले भी अगर चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। एक तो अपना खुद का बुक पढ़ेंगे वो, खुद का बुक पढ़ने के साथ साथ जो पीछे उनका होता है एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी दिए गए रहते हैं और स्टेट बोर्ड के भी दिए गए रहते हैं। फिर जो सेंट्रल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी पर्याप्त है। तो एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल वो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। वो अच्छे से करने के बाद भी अगर टाइम बचता है, ख़ास करके जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ज़्यादातर लोग मैथ्स और फिजिक्स पे ही कमांड बनाते हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स पे कमांड बनाना आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा, पर अच्छे जगह पे सिलेक्शन लेना है, जैसे आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी कानपुर जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी मद्रास जाना है, तो उसके लिए आपका तीनों सब्जेक्ट पे कमांड होना ज़रूरी है ना। तो तीसरे सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के लिए आप एक रेफरेंस बुक जैसे प्रदीप पब्लिकेशंस की हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम पे, तो उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई और बुक भी मैं आपको बता दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, आप ये चीज़ें करें। हाँ, लास्ट में मैं 1-2 पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा आपको। जैसे इतने सारी बातें बताएं, तो लास्ट के कुछ पॉइंट्स में आप ये जान लीजिए कि आपको जो है जो भी चैप्टर पढ़िए ना, उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मैंने पढ़ा, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये सोचिए, एक दिन जिस भी दिन आपने पढ़ा, रात को, सुबह, शाम, जब भी, तो थोड़ा बाहर निकल के गैप लेते हैं पढ़ाई में, तो आप उस टाइम पे सोचिए कि उसमें शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको बताने की क्या कोशिश की गई। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में शुरुआत में बताया गया कि एटम क्या होता है, एटम के बारे में डाल्टन ने पहले थ्योरी ले आई, थ्योरी उसके बाद लाने के बाद बोहर ने ले आई, बोहर के ले आने के बाद फिर और लोगों ने भी ले आई, उन्होंने भी अपना बताया कि हाँ क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी थ्योरीज वगैरह आने के बाद फिर उसमें जो
लाया गया कि इसका जो रेडियस होगा, रेडियस किस पे डिपेंड करेगा। फिर एनर्जी वगैरह के बारे में इक्वेशंस दिया गया। इक्वेशन देने के बाद फिर स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताया गया। स्पेक्ट्रल लाइंस बताने के बाद बताया गया कि स्पेक्ट्रल लाइंस में अल्फ़ा बीटा गामा ये बताया गया। स्पेक्ट्रल लाइंस में भी लाइमन बामन फास्टन ब्रैकेट फुंड ये सब कुछ बताया गया। फिर ओवरऑल फिर लेज़र और मेसर दो उसके बड़े एप्लीकेशंस वगैरह भी बताया गया कि यार हाँ लेज़र और मेसर होता है। फिर ये बताया गया कि जो स्पेक्ट्रम है इस स्पेक्ट्रम से ही हम पता कर पाते हैं कि यूनिवर्स से जो आने वाली अदर हैं स्पेक्ट्रम, उसको डिटेक्ट करके हम पता कर पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट का एक ख़ास होता है कि ये इस टाइप का इसका तरंग दैर्घ्य होगा, इस टाइप का इसका वेवलेंथ होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो किसी का कहना था कि कंटिन्यूस होगा, किसी का कहना था कि नहीं कंटिन्यूस नहीं होगा, थोड़ा सा ब्रेक होगा, लीनियर टाइप का स्पेक्ट्रम होगा। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन आप एक एक कॉन्सेप्ट के पीछे अपना खुद का विचार जब बनाएंगे तो उससे आप उस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने अभी मेंशन किया था शुरुआत में कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ये बात सोचिए चारों ऑप्शंस में कि पहला ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, दूसरा क्यों करेक्ट नहीं है, तीसरा क्यों करेक्ट नहीं है, चौथा ही क्यों करेक्ट है, चौथे में ऐसी क्या बात है ना। तो अगर आप क्यों लगा करके सोचते हैं तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बाकी बच्चों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हाँ, ये बात जाहिर सी है कि आपको इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर आप यकीन मानिए कि तब आपको दूसरी बार रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा और आप फटाफट रिवाइज करते जाएंगे। तीसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। आप जितने भी लोग हैं अगर IIT JEE में सेलेक्ट होना चाहते हैं, नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं या किसी भी का अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं, चाहे क्लैट का एग्ज़ाम हो चाहे और भी कोई एग्ज़ाम हो, तो सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप खुद से बुक पढ़ने की आदत डालिए, खुद से पढ़िए, खुद से सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो है आगे बढ़िए। पढ़ करके क्लास में जाइए, उससे अच्छा होता है कि आप क्लास में क्वेश्चंस कर पाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, राइट क्वेश्चंस करते हैं। नहीं ज़रूरत नहीं होती तो फालतू के क्वेश्चंस नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। आप एक टारगेट ले करके चलिए कि हाँ मुझे हर हाल में करना है। कुछ भी करने का जुनून होना ज़रूरी है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, अच्छे से कर लूँगा। और मैं कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा तैयारी के दौरान, कभी हेल्थ अपना अप डाउन होगा, तो आप कोशिश करिए कि आपका हेल्थ पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान अच्छा रहे। तो अपनी हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी है, नींद पूरी करनी है। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आप 4 घंटे ही सोइए, है ना। 2 साल आप तैयारी करोगे 11th में 12th में, फिर एग्ज़ाम दोगे 12th के बाद, तो अब मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आप जो है 6 घंटे के बजाय जो है 4 घंटे ही सोइए। 6 घंटे कम से कम ज़रूर सोइए। अगर कोई 7 घंटे भी सोता है तो कोई बात नहीं है, तो 1 आध घंटे कम ज़्यादा सोने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा इससे होता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। अगर आप नींद अच्छी लेते हैं तो आपको जो भी पढ़े रहते हैं वो अच्छे से आपको याद भी रहता है। तो एक ये भी पॉइंट है। और हेल्थ भी अच्छी रखनी है, ये भी आप दिमाग में रखिए। फाइनली आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं नीट के लिए बताऊँगा आपको। तो आप सारे लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। नीट में मैं बस एक्स्ट्रा यही होता है कि वहाँ पे जो बायो का होता है ना, बायो का NCERT आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिज़िक्स के NCERT और केमिस्ट्री के NCERT, तो NCERT से ज़्यादातर 50% चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेना होता है, तो लेकर के हो जाता है। तो उसके लिए मैं बताऊँ अगले वीडियो में, सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। आई होप आप सारे लोग IIT मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं, क्वालिफाई करें, नीट वाले भी अच्छा करें। बाय बाय।